Hello friends, welcome to our new channel named Study with Friend. In this channel, we will discuss general awareness with explanation both in English and Hindi. We will discuss with you history and geography topic wise. It will be helpful for UPSC and all state civil exam. Aptitude, English and reasoning we will discuss with you chapter wise from R.S. Agrawal book. It will be helpful for bank, railway staff selection, CBSE, DRDO and many more competitive exam. So friends, please subscribe our channel for latest study and give lots of likes to our channel. So friend, let us see our first general awareness of 12th June 2020. Finance Minister Nirmala Sitharaman chaired the 40th GST Council meeting through video conferencing on 12th June. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 40th GST काउंसिल मीटिंग होस्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा 12th जून को. उसमें उन्होंने ये डिसीजन लिया, स्मॉल टैक्स पेयर whose aggregate turnover is up to rupees 5 crore will be provided a waiver of late fee and interest if they file the form GSTR 3B for the supplies affected in month of May, June and July 2020 by September 2020. No late fee or interest. जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक या फिर उससे नीचे है, उनको कोई लेट फ़ी नहीं लगेगी अगर वो सितंबर 2020 से पहले GSTR 3B भर देते हैं. ओके. सेकेंड पॉइंट, फॉर पीपल हु हैव टैक्स लिएबिलिटी मैक्सिमम डेट फी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ GSTR 3B रिटर्न्स फॉर पीरियड जुलाई 2017 to January 2020 has been kept to rupees 500. This will apply to all returns submitted during July 1st 2020 to September 30 2020. अब जिनका टैक्स लिएबिलिटी है, जिनके पास मतलब टैक्स अभी भरना बाकी है, कब से, जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक का, अगर किसी का बाकी है तो उनको 500 लेट फ़ी या फिर इंटरेस्ट लगेगा जब वो भरते हैं जुलाई 1 2020 से लेकर सितंबर 2020 तक का. अगर उसके बाद हो तो शायद इंटरेस्ट या फिर लेट फ़ी ज़्यादा रहेगा, लेकिन जुलाई 1 2020 से लेकर सितंबर 30 2020 तक अगर वो GSTR 3B अपना भरते हैं कौन से रिटर्न पीरियड के लिए, जुलाई 2017 से लेकर जनवरी 2020 का, तो उनको सिर्फ 500 ही चार्ज लगेगा. अब ये मीटिंग किसने किसने अटेंड की? अनुराग ठाकुर, सभी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के फाइनेंस मिनिस्टर और सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर ने ये मीटिंग अटेंड की है. लेट्स फ्रेंड मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस. यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्री एंड फार्मर वेलफेयर Sri Narendra Singh Tomar launches Sahakar Mitra scheme on intensive program and initiative by National Cooperative Development Corporation on 11th June 2020. 11 जून 2020 को श्री नरेंद्र सिंह तोमर यूनियन मिनिस्टर है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के, उन्होंने सहकार मित्र स्कीम लॉन्च की. ये स्कीम को लाया है नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने. इस स्कीम के बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता. Sahakar Mitra scheme will help cooperative institution access new and innovative ideas of young professionals, while the interns will gain experience of working in the field to be self-reliant. Self-reliant का मतलब आत्मनिर्भर बनना. अब ये स्कीम पूरा इंटर्नशिप पे डिपेंड है. जो ये स्कीम है इसमें जो यंगस्टर है उनको इंटर्नशिप दी जाएगी और उनको एक्सपीरियंस दिया जाएगा वो फील्ड में काम करने के लिए, ताकि वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ और जो भी उनके पास नए नए आइडिया हैं वो शेयर कर सकें. सहकार मित्रा स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम SIP का फुल फॉर्म स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम. ये पूरी स्कीम इंटर्नशिप पे डिपेंड है. ये स्कीम को लाया है नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC, शॉर्ट फॉर्म NCDC, नेशनल कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. ये स्कीम में कौन कौन एलिजिबल है जो इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई की है, IT की है, या फिर एग्री बिजनेस, कॉरपोरेशन, फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा. दोस्तों ये सब जिन्होंने पढ़ाई की है या ग्रेजुएट हो या अभी, ये उनके लिए है स्कीम. वो ये स्कीम में अपना नाम लिखा कर जा सकते हैं और उनको इंटर्नशिप मिल सकती है. दोस्तों ये पूरे PDF में मैंने
फ़ोटो के साथ आपको पूरी जानकारी दी है। आपको कहीं यहाँ वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार PDF डाउनलोड करके उसको पढ़ भी लीजिएगा, ताकि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं हमारा तीसरा जनरल अवेयरनेस। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI हैज़ बिकम फुल्ली डिजिटल विद द लॉन्च ऑफ ए यूनिक क्लाउड बेस्ड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड big data analytic platform called Data Lake and Project Management Software on 12th June 2020। 12th जून 2020 को NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। उनके सॉफ्टवेयर का नाम है डेटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अब जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल के बारे में है या फिर वर्क फ्लो के बारे में या अलर्ट मैकेनिज्म, वो पूरा ऑनलाइन होगा। मैं एक बार इंग्लिश में आपको पढ़ देता हूँ। द एंटायर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्क फ्लो ऑफ NHAI इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम मैनुअल टू ऑनलाइन पोर्टल बेस्ड, वेर इन द कंप्लीट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ऑपरेशन इंक्लूडिंग वर्क फ्लो विद टाइमलाइंस एंड अलर्ट मैकेनिज्म हैव बीन कन्फर्म्ड, द अथॉरिटी सेड, एडिंग all project documentation, contractual decision and approvals are now being done through portal only। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिनको देना है, नहीं देना, अप्रूवल्स देना है या रिजेक्ट करना है, वो पूरा सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है। अलर्ट मैकेनिज्म चेक करना, वर्क फ्लो विद टाइमलाइन चेक करना, जो भी उनका है पूरा वर्क, वो अभी ऑनलाइन पोर्टल से ही हो रहा है। मैनुअल उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये पूरी तरह से फुल्ली डिजिटल हो चुका है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके सॉफ्टवेयर का नाम है डेटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये कब हुआ डिजिटल? 12 जून 2020 को डिजिटल हो चुका है। जनरल अवेयरनेस नंबर 4। वाइस एडमिरल Biswajit Dasgupta takes charge as Chief of Staff, Eastern Naval Command, विशाखापट्टनम on 12th June 2020। 12 जून 2020 को विश्वजीत दासगुप्ता ने चार्ज लिया है एज ए चीफ ऑफ स्टाफ ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में। वाइस एडमिरल S.N. Gourmare, the outgoing chief of staff, has proceeded on transfer as controller personnel service at the integrated headquarter Ministry of Defence, Navy, न्यू दिल्ली। अब उनकी जगह पहले थे S.N. Gourmare, जिनकी प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र हुई है एज ए कंट्रोलर पर्सनल सर्विस न्यू दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही, नेवी में। Biswajit Dasgupta was student of National Defence Academy. He was commissioned into the Indian Navy in 1985 and it is specialist in navigation and direction। विश्वजीत दासगुप्ता स्टूडेंट थे नेशनल डिफेंस एकेडमी के। उन्होंने 1985 में नेवी ज्वाइन की एज ए स्पेशलिस्ट इन नेविगेशन एंड डायरेक्शन में। उन्होंने 4 इंडियन शिप को कमांड किया है। उनका नाम है कारमुक, ताबर, विराट एंड निशा। इन्होंने 4 जो शिप थी उनका कमांड उन्होंने किया हुआ है। उनकी बहुत जगह पोस्टिंग भी हुई है, जैसे कि नेवल वर्कअप टीम कोची में, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में, नेविगेशन एंड डायरेक्शन स्कूल, नेवल असिस्टेंट टू द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर एट द वेस्टर्न फ्लीट में। जब उनकी फ्लैग रैंक में प्रमोशन हुई थी, वो अपॉइंट हुए थे चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन एट हेडक्वार्टर वेस्टर्न नेवल कमांड एट मुंबई में ड्यूरिंग 17 और 18 के दौरान, 2017 के 18 के दौरान। ही हैड कमांड ऑफ द प्रेस्टिजियस ईस्टर्न फ्लीट at Visakhapatnam and was thereafter appointed as additional director general at NCC headquarter न्यू दिल्ली में अपॉइंट हुए थे एडिशनल डायरेक्टर की हैसियत से। उनकी ये सब पोस्टिंग हुई थी अलग अलग, और अब वो है विशाखापट्टनम में एज ए ईस्टर्न नेवल कमांड चीफ ऑफ स्टाफ विश्वजीत दासगुप्ता। जनरल अवेयरनेस नंबर 5। 93 years veteran Urdu poet passed away on 12th June 2020 आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस। दोस्तों, वेटरन का मतलब कोई भी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, कोई भी एक फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, उसको बोलते हैं वेटरन। उनका पूरा नाम था आनंद मोहन जुत्सी गुलजार दहलवी, जो 12 जून 2020 को इस दुनिया से चले गए।
उनका पूरा नाम था आनंद मोहन जुत्सी गुलजार दहलवी। Originally a Kashmir Pandit, Dehlvi was born in Old Delhi in 1926. He had served as the editor of Science Ki Duniya, the first Urdu science magazine published by the Government of India. In 1975, he is credited for setting up several Urdu schools across the country. दोस्तों वो ओरिजिनली कश्मीरी पंडित थे, ओल्ड दिल्ली 1926 में पैदा हुए, एडिटर थे साइंस की दुनिया, द फर्स्ट उर्दू साइंस मैगज़ीन पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट उर्दू साइंस मैगज़ीन पब्लिश की, उसके वो साइंस की दुनिया के एडिटर थे। अब उन्होंने उर्दू स्कूलें खोली हुई है ऑल ओवर कंट्री में। He gained a Master of Arts degree from Hindu College. His father, Pandit Tribhuwan Nath Jar Dehlvi, received the public title of Maulvi Sahib for his dedication as a teacher of Urdu and Persian language at the Delhi University for around 40 years. उन्होंने आर्ट्स की डिग्री ली हिंदू कॉलेज से। उनके पापा का नाम पंडित त्रिभुवन नाथ जार दहलवी था। उनको टाइटल मिला था मौलवी साहब का। किस लिए? टीचर रहने के लिए उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज के दिल्ली यूनिवर्सिटी में 40 साल तक उन्होंने टीचर की जॉब की, उर्दू और पर्शियन लैंग्वेज सिखाए थे, इसलिए उनको मौलवी साहब का किताब मिला था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरा जनरल अवेयरनेस नंबर 6। The first population estimation exercise of the Indian Gaur carried in the Nilgiris Forest, Tamil Nadu division, which was conducted in February of this year. The first population estimation गौर का शुरू हुआ फरवरी में 2020 में तमिलनाडु के नीलगिरी फॉरेस्ट में। World Wide Fund for Nature India assisted the exercise and highlighted that there are estimated 2000 Indian gaurs across the division. ये एस्टिमेशन किसने चालू किया? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने शुरू किया और उन्होंने बताया 2000 इंडियन गॉर्स है तमिलनाडु के नीलगिरी फॉरेस्ट में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट ऑन 27 November 1969 एंड टुडे इट इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर 27 नवंबर 1969 को शुरू हुआ था हैज़ ए चैरिटेबल ट्रस्ट के तौर पे। अब वो इंडिया के लीडिंग कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। इन 1987 इट हैज़ चेंज इट्स नेम फ्रॉम द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड टू वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। 1987 में उन्होंने नाम चेंज कर दिया, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया हो गए थे, लेकिन पहले नाम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। अब वो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये साइंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज एंड इट्स हैबिटेट, क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन के इशू को रखता है। चलो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं अपने नए जनरल अफेयर्स की और नंबर 7। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ऑन 12 June 2020 inaugurated the new integrated flood warning system iFlow developed for Mumbai, calling it boon for the city। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने 12 जून 2020 को इनोग्रेट किया फ्लड वार्निंग सिस्टम, उसका नाम है iFlow, डेवलप फॉर मुंबई, सिर्फ मुंबई के लिए ही बना है यह। कॉलिंग इट बून का मतलब हेल्पफुल फॉर द सिटी। द हाई टेक सिस्टम विथ प्रिडिक्ट फ्लड्स बिफोर दे occur, बिफोर enabling Mumbaikars to take due precaution in advance। iFlow is a monitoring and flood warning system that will be able to relay alert of possible flood prone area anywhere between 6 to 72 hours in advance। यह 6 से लेकर 72 आवर्स के पहले ही जहाँ कहाँ तूफान आने वाला है वो बता देता है, ताकि
मुंबईकर्स मतलब मुंबई में जो पब्लिक है उनको यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आई, इसलिए इसको सिटी का बून कहा गया है। ये सिस्टम का नाम है आई फ्लो। ये स्पेशली मुंबई के लिए ही बनाया है। 6 से लेके 72 आवर्स तक पहले ये वार्निंग दे सकता है कि कहाँ फ्लड आने वाला है। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस की ओर। नंबर 8, द थर्ड इंडियन असिन यूथ डायलॉग वॉज हेल्ड बिटवीन June 8, 2020 टू June 10, 2020 ऑनलाइन। द थर्ड इंडियन असिन यूथ डायलॉग ये June 8, 2020 से लेकर June 10, 2020 ऑनलाइन हुआ था। ड्यूरिंग द थर्ड इंडियन असिन यूथ डायलॉग that was held from June 8 to June 10, India and the Association of Southeast Asian Nations pledged to enhance cooperation in ways to effectively and constructively channelizing youthful energy. According to report, the dialogues took place online and primarily revolved around the coronavirus pandemic that was gripped the world. थर्ड इंडियन असिन डायलॉग ये June 8 से लेकर June 10 के बीच में हुआ था साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ। साउथ ईस्ट एशियन नेशन में ब्रुनाई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम ये नेशन आते हैं। अब ये मीटिंग में ज़्यादातर कोरोना वायरस की ही बात हुई है क्योंकि वही वर्ल्ड में फैला हुआ है अभी, तो ज़्यादातर मेन पॉइंट उनका कोरोना वायरस पेंडेमिक को ही लेके था। आगे, during the Indian ASEAN dialogue, it was noted that the youth are playing a pivotal role as well as leading the first fight against the pandemic, according to report. The dialogue noted that the current pandemic has caused several problems and increased the burden and responsibility of government, but stated that it also provides opportunity that should not be missed by the youth of Indian and ASEAN member nation. अब डायलॉग में, इंडियन एशियन डायलॉग में ये भी बात हुई कि भाई कोरोना वायरस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन गवर्नमेंट के बढ़ा दिए, लेकिन उसके बावजूद एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की हुई है जो यूथ को मिस नहीं करना चाहिए, उनको ग्रिप करना चाहिए। According to report, the dialogue was highlighted several other youth-centric initiatives that are currently still in progress, such as special courses for young ASEAN diplomats, exchange program for young farmers, media exchange program, and programs for young parliamentarians. Some 2,500 youth for ASEAN countries are involved in this project. ASEAN diplomats exchange program for young farmers, media exchange program and program for young parliamentarian, ये कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए हैं जिसमें 2,500 यूथ ASEAN कंट्री से इन्वॉल्व है। ये प्रोजेक्ट है पूरा जो इसमें 2,500 यूथ फ्रॉम ASEAN इन्वॉल्व हैं। आगे बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस नंबर 9। On June 7, astronaut and oceanographer Kathy Sullivan, who was the first American woman to walk in space in 1984, became the first woman and the 5th person in history to descend to the deepest known spot in the world's ocean called the Challenger Deep in the Mariana Trench. June 7 को कैथी सुलिवान, जो कि एस्ट्रोनॉट भी है और ओशनोग्राफर भी है, वो फर्स्ट अमेरिकन वुमेन भी रह चुकी है जो कि स्पेस में कदम रखा हुआ है 1984 में। उन्होंने डीपेस्ट सी, द चैलेंजर डीप जिसे कहा जाता है, डीपेस्ट सी के ओशन के अंदर जो गहराई है वो 35,810 फुट तक नीचे गई है और वापस आई हुई है। वो डीपेस्ट पॉइंट बोलते हैं उसको, वो उसका नाम है चैलेंजर डीप। ये कहाँ है? ये स्पेसिफिक ओशन वेस्टर्न सरफेस पे है। मैं उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देता। अकॉर्डिंग टू NOAA, द नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, द एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशन इज अबाउट 12,100 फीट एंड द डीपेस्ट पार्ट इज कॉल्ड द चैलेंजर डीप, which is located below the surface of the western Pacific Ocean. It is approximately 36,200 feet deep. जो
चैलेंजर डीप है वो कहाँ लोकेटेड है? सरफेस ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। वो अप्रॉक्सीमेटली 36,200 फीट डीप है। और कैथी सुलेवान वो गई थी 35,810 फीट तक। जो नॉर्मल डेप्थ है ओशन की वो है 12,100। जो चैलेंजर डीप है वो है सरफेस ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में और अप्रॉक्सीमेटली वो है 36,200 फीट डीप है। द फर्स्ट डाइव एट द चैलेंजर डीप वॉज मेड इन 1960 by Lieutenant Don Walsh and Swiss scientist Jacques Piccard on a submersible called Triste. The British ship HMS Challenger discovered Challenger Deep between 1872 to 1876. तो फर्स्ट डाइव किसने मारी थी चैलेंजर डीप में? 1960 में लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्स एंड स्विस साइंटिस्ट जैक पिकार्ड ने मारी थी उनकी सबमर्सिबल ट्रिस्टी में। सबमर्सिबल मतलब बोट रहती है उसमें वो डाइव मारा था। A small submersible boat और अदर क्राफ्ट स्पेशली वन डिज़ाइन फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन में। सबमर्सिबल जो स्पेशली डिज़ाइन करते हैं रिसर्च और एक्सप्लोरेशन में उसको बोलते हैं सबमर्सिबल। जो पहली डाइव है वो किसने मारी? लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्स ने 1960 में और स्विस साइंटिस्ट जैक पिकार्ड ने। चैलेंजर डीप कब डिस्कवर हुआ? 1872 से लेके 1876 में। किसने किया? ब्रिटिश शिप HMS चैलेंजर डिस्कवर चैलेंजर डीप। द ब्रिटिश शिप HMS चैलेंजर डिस्कवर चैलेंजर डीप। इन 2012 फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमेरॉन reached the bottom of the Mariana Trench after a descent that lasted 2 hours and 36 minutes. Cameron reached the depth of about 10,908 meters on a dive in this submersible called the Deep Sea Challenger and became the first to complete a solo submarine dive to this spot. अब कैथी सुलीवान से पहले किसने मारी थी? जेम्स कैमेरॉन ने। वो गया था 10,908 मीटर तक डीप गया था उसके सबमर्सिबल में। उसका नाम था डीप सी चैलेंजर। सबमर्सिबल का नाम था डीप सी चैलेंजर। इस कैथी के पहले कौन गया था? जेम्स कैमेरॉन 2012 में। वो एक फिल्म डायरेक्टर है। और कितने डीप तक गए थे? 10,908 मीटर के डीप तक। और उनकी डाइव चली थी 2 आवर्स 36 मिनट तक। वो 2 आवर्स 36 मिनट तक ओशन के अंदर ही थे। उनकी डाइव पूरी 2 आवर्स 36 मिनट तक चली थी। और वो जो सबमर्सिबल में गए थे उसका नाम था डीप सी चैलेंजर। और कैथी से पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम पे था? जेम्स कैमेरॉन के नाम पे था। कैमेरॉन। लेट्स फ्रेंड मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस नंबर 10। सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल विंस वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल ने फूड प्राइज जीता 2020 का। द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन प्रेसिडेंट बार्बरा स्टिनसन इन एन ऑनलाइन सेरेमनी फ्रॉम वॉशिंगटन ऑन June 11। बार्बरा स्टिनसन जो कि प्रेसिडेंट है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की, उन्होंने ऑनलाइन ही सेरेमनी की वॉशिंगटन से। और उन्होंने बताया कि रतन लाल जो कि सॉइल साइंटिस्ट है उन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज़ जीता है। अब रतन लाल के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। एंड स्टूडेंट ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड ए रिनाउंड एग्रीकल्चर सॉइल साइंटिस्ट फ्रॉम ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी OSU। डॉक्टर रतन लाल 76 ईयर ओल्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द वर्ल्ड फूड प्राइज 2020। वो स्टूडेंट रह चुके हैं पंजाब नेशनल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, सॉइल साइंटिस्ट है, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, 76 ईयर ओल्ड है और वो वर्ल्ड फूड प्राइज़ 2020 जीत चुके हैं। ये प्राइज़ 2019 में साइमन एंड ग्रूट ने जीता था, वो नेदरलैंड से। द वर्ल्ड फूड प्राइज़ is an international award recognizing the achievement of individuals who have advanced human development by improving the quality, quantity और availability of food in the world। ये प्राइज़ किसको दिया जाता है? जो क्वालिटी, क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड को बढ़ाता है इन द वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। अगर कोई भी क्वांटिटी, क्वालिटी और अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है फूड की,
उनको ये प्राइज़ दिया जाता है। सिंस 1987 द प्राइज़ हैज़ बीन अवॉर्डेड एनुअली टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन इन एनी फील्ड इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड फूड सप्लाई। ये 1987 से हर साल प्राइज़ दिया जाता है। किसको दिया जाता है? मैंने बताया था कि जो फूड को क्वालिटी, क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी में बढ़ाता है, अच्छा करता है, उनको ये प्राइज़ दिया जाता है। एनिमल साइंस, एक्वाकल्चर, सॉइल साइंस, वाटर कंजर्वेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, प्लांट साइंस, सीड साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, क्रॉप प्रोटेक्शन, फूड टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी, पॉलिसी, रिसर्च, एक्सटेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इमरजेंसी रिलीफ एंड पुअरिटी, हंगर, ये सब में अगर कोई भी अच्छा काम करता है उनको ये प्राइज़ दिया जाता है। द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज़ अवार्ड वॉज वॉन बाय प्रोफेसर MS स्वामीनाथन फ्रॉम इंडिया। पहला अवार्ड कौन जीता था? MS स्वामीनाथन ने जीता था। कहाँ, कब जीता था? 1987। एक्चुअली ये 1987 से ही चालू किया है, तो वो 1987 में ही उन्होंने फर्स्ट प्राइज़ जीता था। रतन लाल की ये फ़ोटो है, आप देख सकते हैं इन्हें, और ये देखते ही आपको याद भी आ जाएगा कि एक हाँ मैंने देखा था। दोस्तों ये PDF पूरे फ़ोटो के साथ मैंने बनाया हुआ है ताकि आपको माइंड में रिमेंबर रहे कि मैंने क्या पढ़ा था, और जैसे ही फ़ोटो भी सामने आए तो आप देखते ही पहचान सकते हैं कि ये मैंने कहीं ना कहीं देखा है और पढ़ा भी है इनके बारे में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जनरल अफेयर्स की ओर। नंबर 11, DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी constitutes joint science communication forum to promote common policy and best practice on 12th June 2020. The forum aims to bring together the science communication efforts spread across various institutes. It will help the adoption of the common policy and best practice at a wider scale, ultimately aiming towards a national science communication framework. It will be mandated to formulate countrywide program, policy and activities in the domain of science communication and popularization in the country. DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन फोरम प्रमोट किया है पॉलिसी एंड बेस्ट सर्विस प्रैक्टिसेस के लिए। ये एक्चुअली कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलग अलग कॉलेज में और इसमें चल रही है। वो एक सबको एक कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम हमारे साथ कम्युनिकेट करके एक ही प्रोग्राम पे और एक ही पॉलिसी पे काम कीजिए। मतलब ये कि भाई साइंस कुछ और कहीं पे कोई कॉलेज में चल रहा है, कोई कॉलेज में और साइंस और टेक्नोलॉजी चल रही है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कीजिए और एक ही पॉलिसी पे सेम टाइम पे काम कीजिए ताकि उसका रिज़ल्ट जल्दी आ सके और कुछ अच्छा भी हो। तो इसका एम यही है कि कम्युनिकेशन की जाए और साइंस और टेक्नोलॉजी का जो भी है वो एक साथ पॉलिसी बना के आगे बढ़े करके। DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कॉन्स्टिट्यूट किया है साइंस कम्युनिकेशन फोरम टू प्रमोट कॉमन पॉलिसी एंड बेस्ट प्रैक्टिस ऑन 12 जून 2020। कॉमन पॉलिसी मतलब मैंने बताया सबको एक साथ कम्युनिकेट करके कॉमन पॉलिसी पे काम करना है, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो शायद बहुत देर भी लग जाए और होगी भी नहीं, लेकिन एक साथ काम करके करेंगे तो वो शायद जल्दी भी हो जाए और अच्छा भी हो। तो उनका एम यही है कि कम्युनिकेट करके एक ही पॉलिसी पे सेम टाइम पे काम की जाए। तो DST का यही एम से लेके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया, जॉइंट कॉन्स्टिट्यूट किया साइंस कम्युनिकेशन फोरम टू प्रमोट कॉमन पॉलिसी एंड बेस्ट प्रैक्टिस के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड आवर नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस। नंबर 12, वर्ल्ड डे against child labor was observed on 12th June 2020. The World Day Against Child Labor is an international labor organization ILO sanctioned holiday first launched in 2002. The International Labour Organization ILO, the United Nations body that regulates the world of work, launched the World Day Against Child Labor in 2002 in order to bring attention and joint effort to fight against child labor. वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वॉज ऑब्जर्व 12th जून। 12 जून को कौन सा दिन? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और मनाते भी है, लेकिन हॉलीडे नहीं मिलते। बाकी जो कंट्री है अमेरिका है उसमें हॉलीडे रहती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने हॉलीडे डिक्लेयर किया है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को 2002 में।
लॉन्च किया 2002 में, और हॉलीडे भी ये दिन में हॉलीडे रहती है, द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर में डे के दिन। द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, द यूनाइटेड नेशन बॉडी दैट रेगुलेट्स द वर्ल्ड वर्क, ये क्या करती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट करती है वर्ल्ड ऑफ वर्क। लॉन्च था, उन्होंने ही लॉन्च किया वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर को 2002 में। क्यों लॉन्च किया, कि इफ़ोर्ट कर सके, फाइट कर सके अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो आप भी फाइट कीजिए, कहीं भी आपको दिखते हैं कोई भी बच्चा काम कर रहा है तो आप उनको एजुकेशन दीजिए कि भाई ना करे करके, साथ दीजिए चाइल्ड लेबर को जड़ से निकालने में, हटाने में। ओके, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब ऑब्जर्व हो रहा, 12 जून 2020 को हो रहा है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे कोई अभी है नहीं जनरल अवेयरनेस, आज के दिन इतना ही है। बस एक आपको न्यूज़ देनी है, अरविंद लिमिटेड टू मेक एंटी वायरल फैब्रिक एंड गारमेंट्स इन इंडिया। ये उसने कब डिसीजन लिया, 10 जून को 2020 को उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि भाई वो एंटी वायरल फैब्रिक बनाएंगी, गारमेंट्स बनाएंगी इंडिया में। ये न्यूज़ है, लेकिन अभी वो बनाया नहीं है तो मैं जनरल अवेयरनेस में नहीं डाल सकता। सिर्फ उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो बनाएगी, लेकिन अभी तक बनाया नहीं है, तो जनरल अवेयरनेस नहीं है, ये सिर्फ खाली एक न्यूज़ है। अरविंद लिमिटेड टू मेक एंटी वायरल फैब्रिक एंड गारमेंट्स इन इंडिया 10/6/2020 को उन्होंने कहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दीजिए, जितने हो सके उतने। ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो प्लीज़ लाइक्स तो बनती है दोस्त।